students, we know that plant kingdom has 5 major groups: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. And we have learned about Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta that they are seedless plants. Now we are left with two other groups of this plant kingdom. They are the Gymnosperms and Angiosperms, and these are those plants which are having seeds formation in their life cycle. Together the Gymnosperms and Angiosperms are called as Spermatophyta, means seed bearing plants. In this lecture we will discuss about Gymnosperms. The Gymnosperms are having seeds, but the seeds are naked. What we mean by naked seeds here? This means that the seeds are not enclosed by the fruit wall. आपने जब भी सीड्स को देखा होगा वो किसी फ्रूट के अंदर देखा होगा, तो जिन फ्रूट्स को हम खाते हैं वो किसी जिम्नोस्पर्म्स के नहीं होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है. So the seeds are always naked. They are not covered by fruit wall or they are not present inside any fruit-like structure. That's why they are given this name gymnosperm. Gymno means naked, sperm means seed. Naked seeds. Another thing about gymnosperms is that they are non-flowering plants, means no flower-like structure is going to be born on this plant body. Okay, so non-flowering plants and they have seeds, but seeds are naked. No fruit formation take place. Next thing about their life cycle or their features is that the main plant body is differentiated into root, stem and leaf. ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं. हालांकि हमने टेरिडोफाइट्स को भी वस्कुलर प्लांट्स बोला था. इनमें वस्कुलर टिश्यू और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया है. सो दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू. दैट्स व्हाई दे हैव body differentiated into true, leaf, stem and root. So here we can show their stem. Thick stem होते हैं और roots and the leaves. Okay? अगर बात करें कि कहाँ पे लोकेशन इनकी होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर ये जो प्लांट्स हैं they are going to be present in the parts of northern hemisphere. ऐसे एरियाज में जो एरिड हैं, कोल्ड हैं, उन एरियाज में जिम्नोस्पर्म्स हिल एरियाज में ज़्यादातर आप उनको लोकेट कर सकते हैं. और कोल्ड एरियाज भी, स्पेशली उन एरियाज की हम बात करें जहाँ पर रेनफॉल से ज़्यादा स्नोफॉल होती है. सो दीज आर द प्लांट्स अडेप्टेड फॉर, इनमें जितने भी फीचर्स हैं वो ऐसे एडेप्टिव फीचर्स हैं जो इन्हें एरिड कोल्ड एरियाज में एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं. एरिड इसलिए कहा कि सॉइल में, क्योंकि ये हिली एरियाज में अगर ग्रो करते हैं तो वहाँ पर नीचे हार्ड सरफेस है और उन सरफेसेस में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है. सो दे आर अडेप्टेड फॉर लिविंग इन जीरिक कंडीशंस. डेजर्ट जैसी कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं, लेकिन दे ग्रो इन द कोल्डर एरियाज. नाउ if we are going to discuss about the main plant body, तो आप देखोगे कि इनका जो main plant body है वो मीडियम साइज का ट्री हो सकता है या बहुत लंबे ट्रीज भी हो सकते हैं या श्रब्स हो सकते हैं. दे आर मेनली श्रब्स और ट्रीज. हर्ब्स नहीं रिपोर्ट किए गए हैं. तो अगर ट्रीज की बात करते हैं, इन्हीं जिम्नोस्पर्म्स में एक ऐसे स्पीशीज है जो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्पीशीज मानी जाती है, एंड दैट इज रेडवुड ट्री. रेडवुड ट्री का साइंटिफिक नेम होता है सिकोया, एंड सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री. पूरे प्लांट किंगडम में कोई भी स्पीशीज से कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अगर आप कहते हैं कि हाइट किस प्लांट की है तो दैट इज ऑफ रेडवुड ट्री. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर स्टेम. आप स्टेम देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक ट्री ट्रंक है. मैंने कहा कि ये मीडियम साइज के या बहुत लंबे ट्रीज हो सकते हैं. तो इनका जो स्टेम है यहाँ पे काफी थिक स्टेम आपको दिखाई दे रहा है. दिस स्टेम कैन बी ब्रांच्ड और इट कैन बी अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड की बात करें तो
ब्रांच में आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे साइकस का। और ब्रांच स्टेम की बात करते हैं तो ब्रांच में आप एग्जांपल दे सकते हो पाइनस एंड सेड्रस। These two plants can be quoted in this branched category of stems। ठीक है, तो stems ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच हो सकते हैं। Now let's talk about their leaves। Leaves can be compound or they can be simple। जैसे कंपाउंड की बात करें, जैसे पहले लीफ पढ़ाते हैं, जस्ट टू मेक यू क्लियर, ये इस लीफ का लैमिना पोर्शन बोला जाता है, जो फोटोसिंथेटिक एरिया होता है, ग्रीन कलर का जो भी प्लांट का पार्ट, लीफ का पार्ट होता है, उसको आप लैमिना कहते हो। और ये इसकी मिड रिब है। इस वक्त ये लीफ सिंपल है। आप इसे कंपाउंड तब कहते हैं जब ये जो इसके जो इंसिजन्स हैं, जो लैमिना में जो कट्स नजर आते हैं, दे रीच अप टू दिस मिड रिब। अगर ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो इनको आप कंपाउंड लीव्स का नाम देते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड लीव आपने बनानी है जिम्नोस्पर्म्स की, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे लाइक ये मिड रिब है सपोज, और इसके ऊपर इसकी जो ये लीव्स, लेट्स, दिस लैमिना हैज बीन डाइसेक्टेड टू फॉर्म दिस लीफलेट्स। ये कंपाउंड लीव भी हो सकती है या सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं। और अगर वो कंपाउंड है तो वो पिनिटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, मतलब जो लीफलेट्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर अरेंज करते हैं। जैसे ये एक्सिस है इसकी, दिस इज द longitudinal axis, and on this axis the leaflets are arranged, that's why they are pinnately compound leaves। Leaves can be foliose type, means photosynthetic हो सकते हैं, या वो scale leaves हो सकते हैं, means बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज में रहना है तो they have to be needle shaped, बिल्कुल pointed shape की होती हैं इनकी leaves, जिससे कि ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, जैसे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कैन डैमेज दिस प्लांट्स बिकॉज दे कैन लूज ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। अगर इनका लैमिना ऐसा फ्लैट होगा तो इसमें से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकल सकता है, दे कैन हैव ए ग्रेट लॉस ऑफ वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम देयर लीफ सरफेस। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स की जो लीफ होती है उनका जो ये लैमिना पोर्शन है ये ब्रॉड नहीं होता है, निडल शेप हो सकता है, पॉइंटेड होता है। इससे एक तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, सेकंड एक और बात कि क्योंकि ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, इसलिए अगर ज़्यादा ब्रॉड अगर इनका लीफ सरफेस रहेगा, लैमिना रहेगा, तो उससे लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होने से उसको डैमेज हो सकता है जब स्नोफॉल होती है। इसीलिए वो ड्रिपिंग के लिए, जैसे अगर ये लीफ है नीडल शेप और यहाँ पर स्नो डिपॉजिट हो गई है, तो धीरे धीरे जब मेल्ट होगी तो वो ड्रॉप वाइज इस नीडल जैसे पॉइंटेड एरिया से, पॉइंटेड टिप से धीरे 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 नीचे गिर सकता है। इसीलिए टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्नो ऑन देयर सरफेस दे आर नीडल शेप्ड। ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हैं इनके रूट्स की। सो रूट्स, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दीज आर ग्रोइंग इन एरिड एरियाज, कोल्डर एरियाज वेयर द मॉइस्चर कंटेंट इज, ह्यूमिडिटी इज देयर, बट इन सॉइल द वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट मच। इसीलिए बहुत ज़्यादा इनको ऐसे टाइप के रूट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो उस मॉइस्चर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। और क्योंकि ये काफ़ी ऐसे एरियाज में रहते हैं जो हार्ड सरफेस है, हिली एरियाज में होने की वजह से दे हैव टू ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल सरफेस। सॉइल जो भी इनका जो सरफेस है, सबस्ट्रेटम है, उसमें इनको डीप भी जाना है, मॉइस्चर भी लेना है, साथ साथ इनको ऐसा अरेंजमेंट भी चाहिए कि दे कैन बी फर्मली स्टैंड देयर ऑन दैट सबस्ट्रेटम। तो इसीलिए इनके पास जो रूट सिस्टम होता है वो है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेटम दिखाया है, सोइल का सरफेस दिखाया, तो यहाँ पे अगर ये प्लांट बॉडी है, इसकी जो रूट है, दिस रूट विल बी हैविंग ए मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, दिस इज नोन एज
the primary root, and from this primary root there will be emerging secondary, tertiary और quaternary branches. जितने भी रूटलेट्स होंगी या ब्रांचेस होंगी जिसको आप सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरली कहते हो, वो सारी इस मेन एक्सिस से निकलती हैं, इस मेन एक्सिस से जुड़ी होती हैं। अब ये मेन एक्सिस जो है बहुत ज़्यादा डीप जा सकती है जिससे कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और इसके साथ साथ जो ये जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं ये इसको पूरा एरिया कवर करने में हेल्प करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। एंड दे ऑल्सो हेल्प देम इन सपोर्टिंग द प्लांट टू स्टैंड फर्मली इन दैट हार्ड एरिया। जो भी सबस्ट्रेट में काफी हार्ड सरफेस है उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो दिस वाज द रूट सिस्टम। अब अगर बात करें स्पेशलिटी की, तो रूट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस इनके साथ रिपोर्ट की गई हैं। द रूट्स कैन बी कॉल्ड एज कोरोलोइड रूट्स। कोरोलोइड रूट्स का मतलब होता है जब रूट्स किसी साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ जब इनकी एसोसिएशन होती है तब ऐसे रूट्स को हम कोरोलोइड रूट्स कहते हैं। द रूट्स इन विच द सेल्स आर हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनी साइनोबैक्टीरिया और एल्गी। अब साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट की रूट्स में क्यों रहता है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से उस प्लांट को नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली उन साइनोबैक्टीरिया से मिल जाती है। बदले में प्लांट्स उन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को एनर्जी एटीपी या NADPH2 जो भी उन्हें कीमोसिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो प्लांट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उन्हें शेल्टर भी मिलता है। सो साइनोबैक्टीरिया दे गेट शेल्टर एंड रॉ मटेरियल्स for their chemosynthetic processes, and the roots they get nitrogen that is fixed by the cyanobacteria. Such roots are known as corolloid roots, and such roots, corolloid roots are reported in Cycas. एक प्लांट है Cycas, उसमें इसे रिपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से mycorrhizal association, myco means fungus and rhiza means roots। जब रूट्स की एसोसिएशन फंगस के साथ होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें म्यूचुअल एक दूसरे के साथ वो एसोसिएशन रखते हैं, ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम माइकोरिजा कहते हैं। माइकोरिजा में प्लांट्स को बेनिफिट क्या मिलने वाला है? फंगस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द रूट सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर मॉइस्चर, एंड ऑल्सो हेल्प इन डिसॉल्विंग आउट द न्यूट्रिएंट्स, द मिनरल्स अवेलेबल in the soil so that they can be easily absorbed by the plant body, while the plant is helping them to provide a sort of shelter, and food can be provided to heterotrophic fungi. फंगस क्योंकि heterotrophic होती है तो प्लांट से फूड एब्जॉर्ब कर सकती है, शेल्टर ले सकती है, और बदले में वो प्लांट को क्या देता है कि it helps in increasing the surface area of the roots to absorb the moisture. तो ये दो तरह के स्पेशल केसेस इनकी रूट्स के साथ जुड़े हैं, माइकोरिजा एंड कोरोलोइड रूट्स। नाउ जैसे ये कहा गया कि ये जो प्लांट्स होते हैं दे ग्रो इन द जीरिक कंडीशन, ऐसे इनकी बॉडी में एडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए कि ये वो हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एरिड कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें। तो इसके कुछ जीरोफिटिक फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो जीरोफिटिक फीचर्स इंक्लूड, जैसे अगर बात इनकी लीफ की करते हैं तो यहाँ पे मैंने लीफ की एपिडर्मिस दिखाई है, एंड यू कैन सी दैट देयर आर स्टोमेटा लोकेटेड डीप इनसाइड दिस एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस की दो लेयर्स दिखाई गई हैं और स्टोमेटा नीचे वाली लेयर में पाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टोमेटा है दे आर सनकन, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू सनलाइट, और ये इसलिए है जिससे ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर सके। सनकन स्टोमेटा मीन्स दे आर हिडन, दे आर प्लेस्ड डीप इनसाइड द एपिडर्मल लेयर्स। ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए लीफ के सरफेस पे एक वैक्सी क्यूटिकल कवरिंग है। ये क्यूटिकल कवरिंग वैक्स जैसी कवरिंग
ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देती है. इट reduces rate of transpiration by covering the surface of the leaf. इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, जैसे अभी बात की थी कि ये नीडल जैसी होती हैं, इनका एरिया ज़्यादा नहीं होता एंड नीडल शेप होने की वजह से दे आर नॉट their area less surface area is exposed directly to the sunlight. That's why they can this surface area, reduced surface area is helping in reducing the rate of transpiration. And also they have thick bark. अगर इनकी bark की बात करें, stem काफी thick bark से cover होते हैं, काफी मोटी लेयर इनके ऊपर होती है, जिसकी वजह से जो लेंटिसल्स हैं उनमें से ट्रांसपिरेशन कम हो पाता है. So these are the few features that make them suitable to grow in the xerophytic conditions. इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनके ऊपर दो तरह के, एक तो फोलियोज लीव होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. इसके अलावा दे आर आल्सो गोइंग टू बियर टू स्पेशलाइज्ड लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स. And these microsporophylls and megasporophylls, they arrange themselves in the form of male and female cones. So the main plant body is having two main types of leaves, foliose leaves and micro and macro type of sporophylls, which are present in the form of male and female cones. So this was all about the general features of the gymnosperms. We will study about their life cycle in next lecture.